हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जोड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से चुनिंदा 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि चलनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चलनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है मनुष्य में, बी ऑप्शन है जाइलम में, सी ऑप्शन है फ्लोएम में, डी ऑप्शन है जंतुओं में। तो यहां पे आपको बताना है कि चलनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो ये जाइलम में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जाइलम किसका परिवहन करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, ये आपको साथ में याद रखना है। और जो फ्लोएम होता है ये किसका परिवहन करता है, तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहवा यानी क्या होता है, कॉफी। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होती है, तो असम राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर, जो हिंदी का है। 3 नंबर प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा क्या होता है, भविष्य काल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न गणित का है। 4 नंबर प्रश्न है कि एपी 10, 12, 14 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। इस एपी का 11वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 10d होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एपी का 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 10d। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है और यहाँ पे आपको d का मान रखना है। तो a क्या होता है, जो एपी का प्रथम पद होता है, यानी जो एपी का पहला पद होता है वही क्या कहलाता है, a कहलाता है। यानी यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 10 है। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी क्या होता है, ये सार्वत्रिक अंतर होता है, 2 पदों का अंतर। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद 12 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। और पहला पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी यहाँ पे a का मान 10 निकल गया और d का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। इसमें अब आप रख दीजिए। तो a का मान 10 है तो यहाँ पर रख दीजिए 10, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 10 है तो 10, और गुणे डी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 10 प्लस यहाँ पे देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे अब आप क्या कर लीजिए कि 10 में 20 जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी 11वां पद कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर
6 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो जो गिर वन है ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुंदरवन किस राज्य में है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है कैलाश, सी ऑप्शन है शंकर, डी ऑप्शन है सर्वेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है इत्सिंग, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न गणित का है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया कितना है, तो यहाँ पे दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो बोल रहा है कि साइन a का मान क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए cot a का सबसे पहले यहाँ से मान निकालेंगे, तो 15 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा यहाँ पे 15 हो जाएगा। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे देखिए आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 15 है, लेकिन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है, ये साइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब का तो मान पता है कि लंब यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे कर्ण पता नहीं है कि इसमें कर्ण कितना है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पे कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण निकालना है, तो कर्ण को वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लंब 15 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 15 का स्क्वायर और जोड़ आधार कितना है 8 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 225 और प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे 225 में जब 64 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 289। और यहाँ पे क्या है, ये कर्ण स्क्वायर है, लेकिन हमको कर्ण का सिर्फ मान चाहिए, तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर बचेगा सिर्फ कर्ण और बराबर जब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और इधर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी हमारा कर्ण कितना निकल गया, 17 निकल गया। और आधार कितना था, 8 था और लंब कितना था, 15 था। अब यहाँ पे आप लोग रख दीजिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 15 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 15 और बट्टा है तो बट्टा और बट्टा के नीचे क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना निकला है, 17 निकला है, तो यहाँ पर रख दीजिए 17, यानी साइन ए का मान कितना निकल गया, 15 बट्टा 17 निकल गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है। 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पैरोटिक ग्रंथि से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है जठर ग्रंथि से, डी ऑप्शन है आंत ग्रंथि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जो लार होता है वो पैरोटिक ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती कहां की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झूम खेती कहां की जाती है। ए ऑप्शन है पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहां पे आपको बताना है कि झूम खेती कहां की जाती है। तो जो झूम खेती होती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है, इसीलिए यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूर्वी पहाड़ी राज्यों में झूम खेती होती है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कर्ता, बी ऑप्शन है कर्म, सी ऑप्शन है कारण, डी ऑप्शन है संप्रदान। तो यहां पे आपको बताना है कि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। ए ऑप्शन है पुनपुन, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है गंगा। तो यहां पे आपको बताना है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गंगा नदी पे ही गांधी सेतु पुल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि 6 पाई बट्टा 5 पाई एक संख्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है या पाई रह जाता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रूट 3 और यहाँ पे 3 पाई, तो यहाँ पे देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, और यहाँ से पाई हटेगा नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। और एक ऐसा देख लीजिए, एक यहाँ पे है रूट 9 और यहाँ पे है 2 पाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई। अब इसमें देखिए यहाँ पे रूट 9 है, तो इसको पता करना है कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे रूट 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो जब यहाँ इसका वर्गमूल निकलेगा तो इसमें से रूट हट जाएगा, और जब रूट हटेगा तो ये परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2/3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 6/5 कौन सी संख्या है, तो 6/5 यहाँ पे परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और ये सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी बुक से है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत में, बी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है मुख में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो यही छोटी आंत होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चूना पत्थर से क्या बनता है, तो सीमेंट बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कोयला किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। और तांबा किस राज्य में होता है, तो तांबा यहाँ पे राजस्थान में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और लोहा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि सुजाता किस भाषा की कथाकार हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुजाता किस भाषा की कथाकार हैं। ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है तेलुगु, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है कन्नड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता किस भाषा की कथाकार है, तो ये तमिल भाषा की कथाकार हैं, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है, तो ये सुजाता का ही नाम है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर भी प्रश्न ये संस्कृत का है कि आग कहाँ लगाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है घर में, सी ऑप्शन है स्कूल में, डी ऑप्शन है राजा के घर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई। तो जो आग लगाई गई थी वो आलसशाला में लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि जो असली आलसी थे उनकी पहचान हो। तो आलसशाला में आग लगाई गई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है? तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यहाँ पे इंटू है तो इंटू देंगे, और ये भी एक फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा इंटू cos थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि इसका मान 1 होता है तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा इंटू यहाँ पे cos थीटा। अगर आपको पता नहीं है कि सेक थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है तो दोनों में से किसी एक को उल्टा कर दीजिए। तो सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/cos थीटा इंटू यहाँ पे क्या है cos थीटा। तो cos थीटा से ये क्या हो जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, 1/1 बचेगा। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ऐसे भी आप लोग बना के यहाँ पे एक आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जस्ता का अयस्क कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जस्ता का अयस्क कौन सा है। ए ऑप्शन है सीने बार, बी ऑप्शन है बॉक्साइड, सी ऑप्शन है जिंक ब्लेड, डी ऑप्शन है हेमेटाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क कौन सा है। तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये लोहा का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सीने बार किसका अयस्क होता है? तो ये पारा का अयस्क होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन है आयात में, बी ऑप्शन है निर्यात में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। तो किसकी किसकी वृद्धि हुई है? तो आयात में भी वृद्धि हुई है, निर्यात में भी वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आयात किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं? तो अपना वस्तु को अगर आप दूसरे देश में भेजेंगे तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर भी कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ए ऑप्शन है वीरेंद्र, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है महेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे राजनरेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था। तो कोलकाता में करता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। ए ऑप्शन है 1 कोस, बी ऑप्शन है 1.5 कोस, सी ऑप्शन है 2 कोस, डी ऑप्शन है 3 कोस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर स्कूल था। तो 1 कोस की दूरी पर स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है
कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या निकालें। यहां पे देखिए गोला है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उस गोले का त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, यहां पे 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो यहां पे लिख देंगे, यहां से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। अब 4 से कटा लीजिए, यहां पे देखिए 4 तियां 12 और 2 गया 24, 4 छक्के 24, यानी यहां पे देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, लेकिन यहां पे त्रिज्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहां पे 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रबर होता है वो किसका बहुलक होता है। ए ऑप्शन है एथिलीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है आइसोप्रीन का, डी ऑप्शन है प्रोपेन का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर की रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में रबर की खेती किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। ए ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, बी ऑप्शन है मूल्य का मापन, सी ऑप्शन है मूल्य का संचय, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है, और मूल्य का मापक भी है, और मूल्य का यहाँ पे संचय, ये तीनों है, यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में काम आएंगे। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन पथिक को मारकर खा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह संस्कृत का है कि कौन पथिक को मारकर खा गया। ए ऑप्शन है डाकू ने, बी ऑप्शन है शिकारी ने, सी ऑप्शन है बाघ ने, डी ऑप्शन है कुत्ता ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पथिक को मारकर खा गया, तो बाघ पथिक को मारकर खा गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है सरदार पटेल ने, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है मृदा धातुएं, बी ऑप्शन है हैलोजन, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, डी ऑप्शन है अम्लीय धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये हैलोजन कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निष्क्रिय गैस को कितने वर्गों में रखा गया है, तो वर्ग 18 में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, तो ये
भी साथ में आपको याद रखना है। ये थे 30 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्योर एनसीईआरटी बुक के थे। तो अब अपना यहाँ पे स्कोर बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए गणित का लिए हैं जो काफी अच्छा प्रश्न है। 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है, आपको परिसर निकालना है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और अपना स्कोर फटाफट बताइए हमें कि कितना है। कुछ बच्चों का आ रहा है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना आया है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।